ये बताओ मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक काय का एग्जांपल है? दोनों सॉलिड है, दो सॉलिड सॉल्यूशन। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? यूज एंड थ्रो होते हैं, इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, मतलब दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं पर इनमें रिएक्शन कैसी होती है? इरिवर्सिबल, रिचार्जेबल नहीं होते, यूज एंड थ्रो होते हैं। सही कह रहे हो। मैं एग्री हूं। कोलरॉस है इसमें और फेराडे का फर्स्ट लॉ है ना, और कोलरॉस और फेराडे का फर्स्ट लॉ। तो पहले अपन ये पढ़ते हैं, पहले ये बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? एसी सेल, तो फिर गैल्वेनिक सेल क्या है? डेफिनेशन पढ़ो। गैल्वेनिक सेल क्या है? एसी सेल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 होता है, इसका कितना होता है? और जिंक और कॉपर की यूनिट कंसंट्रेशन यूनिटी रहती है, इज कॉल्ड गैल्वेनिक आर वोल्टिक। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? ये ऑब्जेक्टिव का हो गया मैटर। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 होगा, मतलब ऐसा डेनियल सेल जिनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना 1.1 और कंसंट्रेशन आयंस की कितनी हो? यूनिटी, तो गैल्वेनिक क्या? वोल्टिक। ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी वही है, डेनियल सेल ही है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है इसको, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं इसको। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो काय का काम करेगा? जिंक मोर रिएक्टिव है किससे? तो ये क्या बनेगा? क्योंकि इस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्या होगी? और जो कम रिएक्टिव है उसका क्या होगा? कैथोड बनेगा, क्योंकि उस पे रिडक्शन होगा
है ना। इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, है ना। पहचानोगे कैसे, अगर वो जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, जैसे पूछा था फिजिक्स में कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, पहचान जाओगे। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें जो अपन ने पढ़ी है वो देख लोगे। अब अगर किसी डेनियल सेल में एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 से ज्यादा हो, एक्सटर्नल ईएमएफ, कौन सा ईएमएफ, ग्रेटर हो 1.1 से, 1.1 से ज्यादा हो तो करंट किधर से किधर जाएगा, एनोड से कैथोड। और अगर ये एक्सटर्नल ईएमएफ लेस देन 1.1 हो, कितना हो, तो ये कहानी उल्टी हो जाएगी, करंट कैथोड से एनोड चला जाएगा। और अगर बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये पढ़ा दिया मैंने ऑब्जेक्टिव के बेस पे। आगे देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, क्या क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, किस किस के मिला, डेफिनेशन मिली कहीं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस ही क्या है। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ, क्या फार्मूला बनेगा बोलो। ई राइट ई लेफ्ट, ई राइट ई लेफ्ट। राइट में कौन है और लेफ्ट में, इनका पोटेंशियल क्या कर देंगे आपस में, ईएमएफ क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, एसएचई की सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन, एसएचई की, पहले इसकी रिएक्शन पढ़ो। देखो भैया, पहले क्या होगा, जिंक सॉलिड है, ये कौन सी रिएक्शन हुई, फिर रिडक्शन किस पे होगी, ये कैसा बनेगा, एक्वस, कैसा बन जाएगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये वाले और कैसा हो जाएगा, सॉलिड। यहां पे क्या लिखोगे, ओवरऑल, ओवरऑल में पहले क्या लिखोगे, फिर कॉपर प्लस, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बोलोगे, जिंक 2 प्लस और कॉपर। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या करना है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में यहां से शुरू करते हैं, एनोड की तरफ से, किधर से, जिंक सॉलिड है, क्या है, और ये इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, एक्वस। और इसकी मोलैलिटी कितनी रखना है, दूसरे बॉक्स में गए तो वहां कौन मिलता है, कॉपर, एक्वस। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाता है, कहां होता है ऐसा, कैथोड का। इसको क्या बोलेंगे, अगर आ गया कि सेल रिएक्शन लिखिए, डायग्राम बनाइए, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए, करके आ जाओगे, सभी लोग करके आ जाओगे। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या बता रहा हूं यहां से, कोलरॉस और फेराडे, और वो न्यूमेरिकल, कौन सी न्यूमेरिकल, 7, 8 और 9, 2.7, 2.8 और 2. न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 2.7, 2.8 कोलरॉस के बेस पे है ना, इजी है वो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूं मैं, सुन लिया। सेकंड एग्जाम्पल के क्वेश्चन है ये,
सुन लिया? पहले ये बताओ, जिनको रिएक्शन करना आ रही है वो लोग हाफ रिएक्शन, फुल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंट करके आ सकते हैं? आ जाएंगे? अगर आए तो ठीक है, चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, मान लो ये दे दे कि ईएमएफ राइट साइड में 0.34 है, कितना है, और ये है 0.76 माइनस में, किधर, लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ एनोड है इसलिए माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इनको जब प्लस कर रहे हैं तो 1.10 वोल्ट ई सेल निकाल लोगे इसको। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, बड़ी वैल्यू आ गई तो भी माइनस माइनस तो प्लस ही होंगे, है ना। फार्मूला रख लोगे, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, सेल को तो हमेशा अपने को वोल्टेज पॉजिटिव में रखना है, आ जाएगा। हाँ, क्यों, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव और बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अरे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया ईएमएफ का तो भूलोगे तो नहीं, उधर किसका रखना है, लेफ्ट साइड का रखना है। सुनो, ये क्वेश्चन आ गया, आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। फटाफट में यहां पे बोल के बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है सुन लो एक बार। यहां से ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। पहला है पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्यूशन।
अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है, इजीली सॉल्युबल है, तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आयंस का सॉल्वेशन अच्छा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है सॉल्वेंट और उसकी विस्कोसिटी। सॉल्वेंट ऐसा है जो इजीली सॉल्यूट को क्या कर ले रहा है, डिसॉल्व कर ले रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज द, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। वापस से एक बार रीड करो इसको। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। बुक में पेज नंबर 43 पे मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये 3 पॉइंट तो याद कर ही लो, याद कर लो, नहीं हो तब भी याद कर लो, कहीं से भी याद कर लो, नोट्स में है या नहीं है उससे लेना देना नहीं अपने को, याद करो इसको। याद कर लो ना, याद हो गया ना, याद लिख लो, कहीं अटका लो इसको। सेल कांस्टेंट, बिल्कुल साइलेंट नहीं हो सकते क्या? सेल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। किसका रेशो? ये 2 इलेक्ट्रोड है, मान लो कितने इलेक्ट्रोड हैं इनके, तो रेशो ऑफ लेंथ एंड एरिया, याद करो इसको, सेल कांस्टेंट को याद करो फटाफट। सेल कांस्टेंट की यूनिट आ गई तो क्या लिखोगे? इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स लिख के आ जाओगे। और डेफिनेशन आ गई तो रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके,
सुनो, यहां से ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन निकालो, कहां है, जल्दी निकालो, फटाफट निकालो जो नोट्स में कराया मैंने। हाँ, नो डाउट पूछ सकता, मैं अभी करा रहा हूं 1 मिनट के अंदर। अरे क्वेश्चन मिल गया सबको, इसकी डेफिनेशन निकालो। कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस, conducting power of all ions produced by 1 mole of electrolyte, produced by 1 mole of electrolyte, है ना। तो क्या बनेगा फिर फार्मूला, कप्पा अपॉन मोलालिटी कंसंट्रेशन, और यूनिट क्या बन रही है इसकी, ध्यान देना, इसकी यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, अरे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स और लीटर की पावर प्लस। इसको सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें ना इसको, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर को क्या लिख दो, कोई दूसरा बच्चा भी बोल सकता है कि आगे देख के चुप होके साइलेंट होके पढ़ लो, कोई तो होएगा इतना समझदार 5-7 लोगों में जो बातें कर रहा है उसको। सेंटीमीटर क्यूब से इसको एडजस्ट कर दो, एक बार चेक करो, यही यूनिट है ना, अरे इसकी यूनिट यही है ना, एक बार चेक कर ले जल्दी से, यही है यूनिट निकालना। आगे देखो कैसे निकाले, डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में लिख देंगे अपन, यूनिट याद ही कर ले, इसकी यूनिट याद कर लो, तो यूनिट याद कर लो फटाफट, क्या यूनिट है, देखो वापस देखो, डेल एम कंडक्टेंस बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, और इसकी यूनिट क्या है, आगे बढ़े, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, मोल ऊपर गया तो मोल इनवर्स, और ये लीटर की पावर प्लस, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोल को इनवर्स ही रहने दो और लीटर को लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, एडजस्ट करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हो गया, याद हो गया। आदिल भाई डेफिनेशन याद हुई कि नहीं, जल्दी याद करो। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ, और अगर इसी को ये डेफिनेशन लिखना होती तो 1 मोल की बजाय क्या लिख देते, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिख देते, यानी जो यहां पर लिखा है ना 1 मोल, क्या लिखा है, इसी को क्या लिख देंगे, देखना, कंडक्टिंग ऑफ ऑल आयंस, ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड, ऑल आयन by 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट।
अब फार्मूला क्या होगा, जैसे यहां डेल एम लिखा है अपन ने, क्या लिखा है, कंडक्टिंग पावर, यहां लिखेंगे ग्राम नहीं, मोल ग्राम इक्विवेलेंट। एक ही बात है, बात वही है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो बात तो वही है, 1 ग्राम ही तो आयन करेगा। एक ही बात है, एक ही बात है। आप तो यूनिट पे जाओ, यूनिट में दिक्कत आ रही, यूनिट पे आओ। नहीं, इसकी यूनिट यहां पे, इस अपॉन में क्या है, नॉर्मलिटी क्या बोलेंगे, नहीं नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, यहां अपॉन में क्या आएगा ये बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ग्राम, तो ऊपर फार्मूला क्या बनेगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और तो यहां पे वन मिनट पिछली बार का बताओ, नॉर्मलिटी लिखा, हाँ ठीक है, नॉर्मलिटी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। चलो देखो, इधर देखो, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, क्या लिख दिया मैंने, इसकी यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर चला गया तो कैसा हो गया, इनवर्स, और ये लीटर ऊपर गया तो कैसा हो गया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसको क्या लिख देंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट की पावर कैसी होगी, ये पावर एडजस्ट कर देंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट की पावर। आपको इतनी मगजमारी नहीं करना है, ये फार्मूला देखो, यहां साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, यहां साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, डायरेक्ट याद रखिए इसको, ठीक है। सेम वैसे ही कराया पिछली बार जैसे ही, वापस से करा रहा हूं। क्या फार्मूला है कि मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है कंडक्टेंस बाय ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, पर इसको बोलेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लीटर की पावर ऊपर जाके प्लस ग्राम इक्विवेलेंट की पावर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट की पावर 1। साइमन सेंटीमीटर, ये इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा, ओके। कर लोगे मोलर, ये आएगी तो करके आ जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। चलो ये बताओ मुझे, कंडक्टिविटी, सिर्फ कंडक्टिविटी बोला मैंने, क्या बोला, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, कप्पा से डिनोट करते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, इतना याद रहेगा। अब एक रिलेशन है सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी में, ये भी देख लो, सेल कांस्टेंट एंड यानी कि जी और कप्पा है ना, जी और, ठीक है, अरे ठीक है ना, ठीक है।
ये है जी की वैल्यू L बाय ए। ये जी की वैल्यू 1/L है, जी की वैल्यू 1/L है कि नहीं है? तो वहां इक्वेशन फर्स्ट में 1/L दिख रहा है, अरे दिख रहा है, यहां 1/L दिख रहा है, 1/L की जगह क्या रख दोगे आप? जी स्टार अपॉन में कितना गया आर, हो गया रिलेशन। अरे आगे रिलेशन नोट करो, रिलेशन बिटवीन नोट करो, नोट करो, नहीं है नोट्स में, नोट करो, नोट करो रिलेशन क्या है, जल्दी नोट करो। कैसे लेके आए हमें? के बराबर 1/रो, 1/LR, रो को क्या लिख सकते हैं? LR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? नहीं आया तो दोबारा पढ़ा दूं क्या? यहां लिखोगे वी नो, क्या लिखोगे? कंडक्टिविटी क्या है? 1/रो, और 1/रो को क्या लिख सकते हैं? LR, क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ या यूनिट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, उसको क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अभी अपन ने बोला जी स्टार, वी नो। अरे जी स्टार का फार्मूला क्या था? L बाय ए, था कि नहीं था? L बाय ए को मैं लिख सकता हूं L बाय L का स्क्वायर लिख सकता हूं, स्क्वायर से स्क्वायर, तो 1/L आया, 1/L। तो 1/L की जगह क्या लिख दूं मैं? वन बाय एल की जगह क्या लिख दूं? ओके, हो गया सॉल्व। ये रिलेशन है, जल्दी नोट करो और एक दो बार मेमोराइज करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दी करो। है? बोलो, एक ही तो बात है। हाँ एक ही बात है, मतलब इसमें ये ऐसा कंपनी है और इसका रिलेशन इस टाइप से निकाल दिया मैंने कि इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेल कोएफिशिएंट इनटू कंडक्टेंस। इन्होंने बहुत डीप में लिखा सर, पढ़ने में भी इतना तो है ही नहीं। वन अपॉन आर क्या होता है? कंडक्टेंस। 1/R क्या होता है? कंडक्टेंस। और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये हो गई बात, या कंडक्टेंस भी आ गया। अब मैं इसको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि कंडक्टिविटी मतलब कप्पा और कंडक्टेंस मतलब सिग्मा, तो वही बात खत्म हो गई थी जी की और कंडक्टिविटी की। बढ़ा लो तुम्हारी मर्जी। देखो भैया 1/R कंडक्टेंस होता है। 1/R क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। अंतर इनमें, यहां तक कर लो यहां तक, नो डाउट।
अरे यार तुम यही डिस्कस करते रहो, ये तब आए पढ़ना मत, इधर देखो तब। इसमें अंतर समझाओ मेरे को। कंडक्टेंस लिखा है तो इसका फार्मूला क्या लिखूंगा मैं? तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स। क्या होगी? और ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? फिर आता है कंडक्टिविटी। क्या आता है? इसको डिनोट करते हैं कप्पा से, और कप्पा होता है 1/रो, और इसकी वैल्यू होती है साइमन सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ना, कप्पा रख रहे हैं अपन, कुछ भी आ सकता है भैया, याद कर लो। थोड़ी देर लग रही, 2 मिनट। पांच 7 बार इसको पढ़ लो एक बार, मेहरबानी करो मेरे ऊपर इतनी। 5-7 बार पढ़ो तो समझ समझ के पढ़ो जल्दी।
पढ़ा क्या? बोलो भैया बोलो। क्यों क्लास में है? अरे नहीं, मैं रहीम सर बोल रहा हूँ, गलत नंबर लगा देता हूँ। हाँ पढ़ लिया? ठीक है। ये क्या लिखा है? अरेंज करो तो इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आएगा, उसके बाद कौन आ रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, उसमें देख के अरेंज कर लो, तुक्का मत लगाओ। बुक के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है अच्छे खासी। नहीं, क्वेश्चन है ये mg l अब ये इसमें चेक करो, ये दोनों में क्या कंफ्यूजन है, एक बार कंफर्म कर लेना रे, इसके चांस हैं। ठीक है, क्यों है इसके चांस? काय में आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। ठीक है, काय का क्वेश्चन है? एक्सरसाइज का। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज कीजिए। एक क्वेश्चन लिखो, व्हीट स्टोन ब्रिज निकालो, व्हीट स्टोन ब्रिज। आया है पिछला पेपर देखो, 25 का पेपर देखो, पिछला पेपर देखो। नहीं है, क्या बात कर, मेरी बात सुनो आप। अगर आ गया व्हीट स्टोन ब्रिज तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि कुछ नया नहीं लिखना है आपको, डायग्राम बनाया, सुनिए ध्यान से। इसमें अगर आर अननोन है, R2 कौन है?
इसकी कंडक्टिविटी अननोन है यानी रजिस्टिविटी अननोन है। कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी मेजर करने के लिए तो ये फार्मूला क्या बनेगा, R3, ये फार्मूला लिख देना, डायग्राम बना देना, और इसमें ये R1 को बोल लेना वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका कैसा है, और ये नॉन रेजिस्टेंस है, कौन है ये, और ये अननोन रेजिस्टेंस। एक बार जो बहुत 4-5 लाइन बुक में दी हुई है, डायग्राम बना के फार्मूला क्या लिखना है, R2 क्यों है, क्योंकि ये अननोन है, अपॉन में R1 क्यों है, क्योंकि ये वेरिएबल है। एक बार डायग्राम देखो जरा जल्दी से, R1 कौन है, वेरिएबल, R1 कौन है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, R2 R3 कौन है, चार 5 लाइन फटाफट, ज्यादा नहीं है, डायग्राम समझ आ गया। एक बार अभी देखना, 1-2 बार और देखना। ये कब के लिए, रिस्क ओवरकम करने के लिए। मैंने आपको क्या बोला, 5 चैप्टर में हम रिस्क नहीं लेंगे, 5 चैप्टर में कोई रिस्क नहीं होना, ठीक है, चांस कम है लेकिन कोई रिस्क नहीं होना। जिनको एक ही बार में याद हो रहा है वो रिवीजन करें, 1 2 3 4 5 और लास्ट में बायोमॉलिक्यूल। इतने चैप्टर में कोई रिस्क नहीं लेंगे हम। किसकी भक्ति है, सुन लिया मैं क्या बोल रहा हूं, 5 चैप्टर में कोई रिस्क नहीं लेंगे अपन। क्वेश्चन देखना भैया, कितने लोगों को समझ आया, समझ आया। कौन बनेगा नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एनोड कौन बनेगा और कैथोड Ag बनेगा। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, देखो करंट जाएगा जिंक से Ag तक, तो चार्ज Ag से इधर आएगा, ओके। आगे क्या बोला उन्होंने, हाफ रिएक्शन लिखो। ये कौन सी रिएक्शन है, तो फुल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, तो हाफ रिएक्शन में क्या करोगे आप, Zn 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई इनोड हो गई, वो वाली भी लिख लोगे, ठीक है। बैलेंस करना है उसको, क्या करना है, बैलेंस करना पड़ेगी इसको, 2Ag लिखा है। ये हो गई इसकी हाफ रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन करने का बोले, क्या करने का बोले, कर दोगे। पहले Zn, फिर Zn के ऊपर चार्ज, फिर डबल लाइन, फिर Ag के ऊपर चार्ज, फिर एक लाइन, फिर Ag सॉलिड। ये हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन, ओके। आ सकता है ये 4 नंबर में पूछ ले, Eg बनेगा ये। लास्ट क्वेश्चन कोलरॉस, कोलरॉस थोड़ा सा बता दो फिर फ्राइड आउट, बताना तो सभी है। कोलरॉस के बारे में सुनो, कोलरॉस कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस
टोटल पॉजिटिव आयन और टोटल नेगेटिव आयन के सम के बराबर होती है। डेफिनेशन याद हो जाएगी। फार्मूला क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस, मोलर टोटल पॉजिटिव, टोटल प्लस टोटल। एक बार डेफिनेशन कहां लिखिए, पढ़ो तो जरा, कहां लिखिए? कोलरॉस की डेफिनेशन पढ़िए। इसको बोलेंगे डेल्टा, डेल, है ना? ठीक है, उधर लेमडा, ठीक है, उल्टा बनाना है आपको, ठीक है। पढ़ा? चलो, मॉडल पेपर में दिया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड चलेगा? अरे चलेगा ना, याद रहेगा। वैसे कल की क्लास में मैं आप लोगों को सारी रिएक्शन पढ़ाना चाह रहा हूँ। कल की क्लास में मैं आपकी जिम्मेदारी खुद से सारे पेपर सॉल्व कर लो। मॉडल पेपर पे पहली प्रायोरिटी दो। पिछले फिजिक्स में मॉडल पेपर से बहुत क्वेश्चन बैठे हैं, याद रखें आप। हाँ, लेकिन देखो, अब मॉडल पेपर से क्वेश्चन बैठे तो कुछ बच्चे मॉडल पेपर ही पढ़ना चालू कर देंगे। अब उसके ऊपर भी पूरी तरह से स्टक नहीं होना है, आपको ब्रॉड व्यू रखना है। फिर से अपनी स्ट्रेटेजी शुरू दिन से क्या है? मॉडल पेपर, आखिर सारे लास्ट पेपर, और हमको अब बुक पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, सिर्फ मॉडल पेपर करेंगे, सिर्फ चॉइस का पेपर करेंगे, ये उन लोगों की स्ट्रेटेजी है जो बिल्कुल आज पढ़ने चालू कर रहे हैं। तो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपने एक रोड मैप स्टार्टिंग में बना लिया कि हमको भैया 5 चैप्टर में कोई रिस्क नहीं चाहिए। 5 चैप्टर में कौन बता रहा हूं? 1 2 3 4 5 बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। यहां हमको कोई रिएक्शन, कोई रिस्क नहीं ले। हालांकि बायोमॉलिक्यूल ले सकते हैं, वहां पता है अपने को कि डीएनए, आरएनए, फिंगरप्रिंटिंग, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन हैं, इजी हैं। मैंने आपको बोला था कि ये तैयार कर लेना, करा किसी ने? मुझे बताओ 1 2 3 4 5 इजी है, तो इसमें रिस्क लेना चाहिए क्या? लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर जिनको रिस्क लेना है वो हर चैप्टर से लेगा, हर चैप्टर से 2 2 4 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना? अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं कोलरॉस की एप्लीकेशन। क्या लिख रहा हूं भैया? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस पता करना। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन? एसिटिक एसिड। कौन? डायरेक्ट बोलेगा एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस पता कीजिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना। इसके लिए मैंने पहले आपको बोला कि रफ में क्या करोगे आप? रिएक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे? रिएक्शन का की CH3COONA प्लस HCl। हाँ, एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन HCl। यहां से NaCl निकाल लिया। क्या निकाल लिया? तो बच्चा कौन? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी मोलर कंडक्टेंस में HCl की मोलर कंडक्टेंस प्लस कर दो और NaCl की मोलर कंडक्टेंस माइनस कर दो तो हमें एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम एसीटेट भी क्या है? और एसिटिक एसिड भी कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये रिएक्शन मैंने आपको काहे के लिए लिखी है? ताकि हम ये इसको डेराइव कर सकें। क्या कर सकें?
इधर देखना आप, मुझे किसकी मोलर कंडक्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, किसकी मोलर कंडक्टेंस लूंगा, CH3 COO Na, फिर किसकी मोलर कंडक्टेंस लूंगा, HC, इसमें से किसकी मोलर कंडक्टेंस माइनस करूंगा, NH। ये आपको बात पता है तो फिर डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हो। मैं जो बता रहा हूं वो कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर मैं फिर भी यहां पे बता रहा हूं, इसके दो पार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से पार्ट होंगे, CH3 COO प्लस Na पॉजिटिव, फिर इसके दो पार्ट करो, क्या होगा, H प्लस और Cl नेगेटिव, ये इनफाइनाइट जरूर लगाएं। फिर Na पॉजिटिव, Na क्या बना, और फिर Cl क्या बना, समझ गए। अब अगर मैं अगर आप देखें ये Na प्लस का है, Na कैसा है, और ये Na कैसा हो रहा है माइनस का, और ये Cl प्लस का है और ये Cl माइनस का होगा कि नहीं होगा, अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते तो माइनस का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बचा कौन, आ गई। और अगर मैं बोल रहा हूं ये नहीं करो, आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दो तो चलेगा, पर ये एक स्टेप करने में कोई दिक्कत है। पहली एप्लीकेशन बता दी मैंने, दूसरी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन क्या करती है, मोलर कंडक्टेंस डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, बोलो जल्दी, इसका तो दूसरी एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर डेल एम और डेल एम नॉट, डेल एम गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर, डेल एम इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन पर। और तीसरी एप्लीकेशन इसकी बन रही है डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना, क्या पता करना, के डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला बन रहा है सी अल्फा स्क्वायर अल्फा, और इसका फाइनल फार्मूला बन रहा है सी डेल एम स्क्वायर अपॉन डेल एम नॉट भैया पूरा याद कर लो यार, कोलरॉस पूरा याद कर लो। तीन एप्लीकेशन बताई मैंने, कितनी एप्लीकेशन बताई, फटाफट। कोलरॉस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला देखो क्या लिखा है, डेल एम अपॉन डेल एम नॉट, डेल एम अपॉन, और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और एक और फार्मूला क्या बनेगा, अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो सी डेल एम स्क्वायर अपॉन डेल एम नॉट, ब्रैकेट के अंदर डेल नॉट माइनस डेल एम। ओके, डेल एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, डेल एम, और डेल एम नॉट एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी, ठीक है। अरे ये तीन एप्लीकेशन करके आ जाओगे, कोलरॉस की डेफिनेशन लिख के आ जाओगे ना। एग्जाम्पल नंबर 2.7, जल्दी पहुंचो, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 3.7, सॉरी 2.7 या 3.7, एक ही बात, नई पुरानी किताब। जिसको पढ़ना हो इसका फोटो ले लो, सब दिख रहा है ना आप लोगों को। आदिल ये समझ में आ गया तुम्हें, तुम लोगों को आ गया, नहीं जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा,
वहां से हाइट कर दो इसको, हाइट ले ली फोटो। डेल एम CaCl2 पता करना है। क्या पता करना है? तो आपको कैल्शियम पॉजिटिव प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव, तो कैल्शियम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 119 साइमन सेंटीमीटर, और क्लोरीन की कितनी दी हुई है? 76 पॉइंट, है ना? तो रख लेते हैं वैल्यू 119.0 प्लस 2 इंटू 76 पॉइंट। कोई भी जोड़ देगा यार इसको। आप तो बोलो ये न्यूमेरिकल कितने लोगों को समझ आ गया? आ गया ये न्यूमेरिकल? जोड़ लोगे? नेक्स्ट 3.8 बोलो। नई बुक में 2.8, पुरानी बुक में 3.8। कितना दिया हुआ NaCl? ठीक है, किसको निकालना है? एसिटिक एसिड को। किसको निकालना है? Na इसको जोड़ना पड़ेगा ना, किसमें? HCl में। माइनस क्या करना पड़ेगा? अभी किया था अपन ने, ये सोडियम एसीटेट लिखा है। क्या लिखा है? अभी फार्मूला करा था ना अपन ने, वही CH3COONA, वहां फार्मूला लिखा था या नाम लिखा है। फिर हम इसका कितना वैल्यू दी हुई है? 90। इसकी कितनी है? 425 पॉइंट। माइनस क्या करोगे? 1 2, इनको जोड़ दो और इसको क्या कर दो? माइनस कर लोगे, आ जाएगा ये। तो 2.8 जो आ चुका है पिछली बार, 2.9 सॉरी 2.9। क्या क्या गिवन है एक बार देखो। इसको देखो जरा, ये रिपीट हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना है। क्या पता करना है भाई साहब? ठीक है, बेटा ये
के का फार्मूला अभी अपन लाए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लाए अल्फा। अपने पास अल्फा दिया है क्या? नहीं दिया। तो अल्फा का फार्मूला अपन ने क्या पढ़ा? डेल एम अपॉन डेल एम। तो डेल एम नॉट तो दिया हुआ है, डेल एम नॉट दिया हुआ है क्या? नहीं। देखो दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है 390। क्या दिया हुआ है? 390.5। तो डेल एम नॉट दिया हुआ है, अपने को डेल एम लाना है। मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला क्या था? के अपॉन सी। के कितना दिया हुआ है? सी कितना लाया? लीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में बदलना है इसलिए, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 48.15 48। अब आपको अल्फा लाना है। क्या लाना है? तो ये लाया आप 48.15 के आसपास, और ये कितना है? और 10 की पावर कितनी है देखो तो। टेन की पावर नहीं, 390 पॉइंट। तो अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा कितना आया? 0.123 0 और अब यहां रख लेंगे इसको। सी कितना दिया हुआ था? और ये कितना लाया आप? क्या आंसर आया? इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके डिवाइड करेंगे। सुनो जरा, मान लो सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। वैसे तो देखो कैलकुलेशन करना अगर आता है तो वो बच्चा तो इसकी प्रैक्टिस कर ले, वैल्यू तो चेंज करेगा नहीं वो, पहली बात। एमपी बोर्ड में वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अब आपको पहले तो ये देख लो डेल एम कितना आ रहा है, कितना लाया में 48.15, और अल्फा कितना आ रहा है? 0.123। अल्फा कितना आ रहा है? 123। और उसके बाद क्या आंसर ही कितना आ रहा है? के कितना आ रहा है? 1.7 10 टू द पावर माइनस। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले क्या निकालना है आपको? डेल एम। क्या निकालना है? फिर क्या निकालना है? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर क्या निकालना है? डिसोसिएशन। पहले गिवन लिखो, अच्छा फार्मूला लिखो, 3-4 बार इसको कर लो। आया हुआ तो है ना, पिछली बार आया तो है ना ये? अरे आया क्या देखना पड़ेगा उसमें, देखने का सवाल ही नहीं। आया है, पिछली बार आया है, ठीक है। जल्दी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेराडे का लॉ। किसका लॉ? मैं कह रहा हूं बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन इसको पढ़ते ही नहीं अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे इसको अपन। फेराडेज लॉ, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं फेराडेज लॉ। मैं लिखवा रहा हूं फेराडेज लॉ, एक एक चीज समझ लो और लिख लो। फेराडेज लॉ कैसे ही पढ़ लो, नो डाउट। मैं जो जो बता रहा हूं, जो जो बोर्ड पे लिख रहा हूं,
जो समझा रहा हूं फेराडे के लॉ में वो सब लिख लेना। मैं डायरेक्ट इसकी फोटो भेज दे रहा हूं ग्रुप में, जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो कर लेना, ठीक है। फर्स्ट लॉ, मास ऑफ substances liberated are deposited are, देखिए इधर से लिबरेट होंगे, मास खत्म होएगा इसका, उसके ऊपर मास डिपॉजिट होगा ऑन उसका, उसके अंदर का कंपोजिशन, ठीक, कितना स्पेस घेरेगा ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of या amount of electricity, अब यहां इसको हमने बोला कि मान लो मास कितना है, let mass is W, and electricity कितनी है Q, तो W is directly प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जेड क्यू, जेड की वैल्यू रहने दे, इसकी वैल्यू लिख दे IT, ठीक है, इतना लिख के आ जाए। एक और लाइन यहां पे लिखना है कि अगर चार्ज 1 हो, करंट 1 एम्पियर हो, तो मास जेड के बराबर हो जाएगा। अगर करंट कितना हो 1, कितनी देर तक फ्लो हो 1 सेकेंड, तो W का I के बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर, W का I के बराबर आएगा। जेड की वैल्यू देखो, जेड की वैल्यू भी लिख के आना, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस क्या लिखेंगे यहां पे, ये फर्स्ट लॉ गया, क्या हो गया ये, आप अगर देखो मॉडल पेपर में फर्स्ट लॉ में ये सब पूछा है, यहां तक लिख के आना है, ठीक है। ये फेराडे कांस्टेंट की है, ठीक है, हाँ, जेड की वैल्यू ये है और ये 965 फेराडे की वैल्यू है, फेराडे कांस्टेंट की 500, सेकंड पढ़ेंगे अपन, क्यों नहीं पूछता है, कसम थोड़ी है उसको कि मत पूछना। सेकेंड लो देखो, अगर सेम करंट पास कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड पे, तो मास ऑफ डिपोजिशन इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मास ऑफ डिपोजिशन इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली, तो इधर पहले बॉक्स में E1 हो जाएगा, दूसरे बॉक्स में E2 हो जाएगा, होगा। अब अगर देखें तो W1 के अपॉन में W1 के अपॉन में W, तो E1 के अपॉन में E2, ठीक है। इसका डायग्राम बना के आना है, इसका फार्मूला लिख के आना है, ओके, सुन लिया।
बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने भेज दिया है, इसको हल्के में मत लेना। 4 नंबर कैरी करता है, पूरा लिख के आ जाना, डायग्राम भी बनाना है। ओके, कौन सा लो बोला मैंने? फैराडे का लो। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से मैंने रिएक्शन पढ़ा दी, यहाँ से मैंने मतलब 2 चैप्टर विदाउट रिस्क के हो गए हैं, ठीक है। अब आपके हुए कि नहीं हुए? मैंने एलिवेशन डिप्रेशन इसलिए नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा चुका हूँ उसको अभी रिसेंट, जस्ट जब अपन ने रिवीजन किया था। ओके, अब एक बात सुनिए, फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनाया जाता है और वाटर से एनर्जी जनरेट की जाती है। फ्यूल सेल फ्यूचर सेल है एक तरह से। कैसा सेल है? जहाँ केमिकल की बजाय वाटर से क्या जनरेट कर रहे हैं? एनर्जी जनरेट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बन रहा है उसमें? वाटर। याद रहेगा फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा बहुत। अगर मान लो एक क्वेश्चन आया कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस लिखिए, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो, लिख के आ जाओगे? क्या करोगे? प्राइमरी का मैं जो बोल रहा हूं सुनिए, प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल सेल है, नॉट रिचार्जेबल है ना, यूज एंड थ्रो है। जहां कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है वहां कौन सी सेल लगती है? सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत वहां सेकेंड सेल। प्राइमरी सेल में जनरली इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में। कैसा होता है? बैटरी के अंदर सॉलिड स्टेट होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल में जनरली लिक्विड स्टेट है ना। हालांकि आजकल ऐसा जनरली है नहीं, पर मोस्टली सेकेंडरी सेल में लिक्विड, ये कार वगैरह में जो बैटरी लगती है वो उसमें कैसा रहता है? इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है, ठीक है, समझ गए? तो आएगा तो लिख के आ जाओगे। प्राइमरी सेल कहाँ यूज होती है? टॉर्च, वॉच, रिमोट वगैरह में। और सेकेंडरी सेल कार, ट्रक वगैरह जहाँ हैवी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। बोलो, हो गया पूरा चैप्टर खत्म। कोरोजन के, अब वो छोड़ो यार, खुद से कर, उतना दिमाग लगाएंगे तो हो गया, ठीक है। कल की क्लास में क्या होएगा? रिएक्शन। घर पे पढ़ लो, रिएक्शंस होंगे। शाम की क्लास में, कल की क्लास में रिएक्शन होगी, शाम की क्लास में। इसको स्टॉप कर दो बेटा।